पाकिस्तान पाकिस्तान को शायद लगा था कि वो तहरीक लबाइक पाकिस्तान के साथ, जिसको उन्होंने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया था और उसके साथ रिजवी को गिरफ्तार किया था, उसके बाद पाकिस्तान में जिस प्रकार से आतंक मचा और पाकिस्तान का पंजाब जिस प्रकार से जला, उससे पाकिस्तान का सरेंडर करना स्वाभाविक था। पाकिस्तान का सरेंडर करना इसलिए स्वाभाविक है क्योंकि पाकिस्तान ने जिस प्रकार से अपने यहाँ एजुकेशन तैयार की थी, वो एजुकेशन के अनुसार उसने जिहादी ही पैदा किए। उसने कामगार तैयार नहीं किए, उसने संसार के साथ चलने वाले तैयार नहीं किए, उसने जो तैयार किए वो सब जिहादी तैयार किए थे। अब जिहादियों को इधर नरेंद्र मोदी सरकार बैठने के बाद भारत में तो अवसर मिल नहीं रहा, तो जिसने बॉम्ब चलाना सीख लिया हो, जिसने मारना सीख लिया हो, जिसने आत्मघाती हमले करना सीख लिया हो, वो बेचारा करे क्या? जिसने जो सीखा वो करेगा। तो तहरीक लबाइक पाकिस्तान के सामने पाकिस्तान ने सरेंडर तो कर दिया, और सरेंडर करने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि फ्रेंच एम्बेसडर को वापस भेजने के लिए हम संसद में रेजोल्यूशन लेकर आएंगे, यानी कि संसद में उस पर चर्चा करेंगे। हालांकि पाकिस्तान वो सीधा भी कर सकता था, क्योंकि जो भी एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट को ये अधिकार होता है कि वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस कैसे बनाएगा और किसको वो अपने देश में आने देगा, किसको अपने देश से बाहर निकाल देगा, किसके साथ वो संबंध बहाल रखेगा, किसके साथ नहीं रखेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हाई कमीशन, भारत के साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि हाई कमीशन, भारत ने कहा कि पाकिस्तान के हाई कमीशन को तुरंत हिदायत दी जाती 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ दें। उधर पाकिस्तान भी ऐसे निर्णय कई बार कर चुका है कि वो तुरंत कहता था कि हम हिंदुस्तान के जो एम्बेसडर्स हैं या जो हाई कमीशन है उनको कहते हैं कि वो 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान छोड़ दें। फ्रांस के मामले में इतनी हिम्मत इमरान खान में नहीं थी कि वो ये कह देते कि फ्रांस के एम्बेसडर्स को कि आप 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान छोड़ दें। हालांकि फ्रांस ने अपने एम्बेसडर्स को या उनके जो डिप्लोमेट वहां पर रहते थे उनको स्वयं ही कह दिया कि आप वापस आ जाइए, क्योंकि पाकिस्तान में हालात ठीक नहीं है। लेकिन इमरान खान में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो यूरोपियन यूनियन से दुश्मनी मोल ले सके, क्योंकि उसने बहुत सारे दुश्मन अपने पहले से बना रखे हैं। जैसे उसने हिंदुस्तान, जो उसका पितामह है, उसको पहले से अपना दुश्मन बना रखा है। अफगानिस्तान में जितने उसने कांटे बोए हैं और उसके अनुसार उसने पहले से बहुत सारे दुश्मन अफगानिस्तान में बनाकर तैयार रखे हुए हैं। बलूचिस्तान में ऑलरेडी जंग पिछले 70 वर्ष से चल रही है। उधर कराची या पेशावर, वहां पर ऑलरेडी चल रहा है। इधर खैबर पख्तून में लगातार चलता रहता। बचा था केवल पंजाब में भी तहरीक लबाइक पाकिस्तान ने इस्लाम के नाम से शुरू कर दिया और इस्लामिक दंगे शुरू कर दिए थे, जो मेन स्ट्रीम में रही हमेशा, उन्होंने कर दिए। तो ऐसा पाकिस्तान को लगा था कि वो अगर फ्रेंच एम्बेसडर के लिए ये जो एग्रीमेंट उसने तहरीक लबाइक पाकिस्तान के साथ किया है, तो तहरीक लबाइक पाकिस्तान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो सब शांत हो जाएगा और पाकिस्तान बड़ी शांति प्रिय, चूंकि इस्लाम बड़ा शांति का प्रतीक है, तो बड़ी शांति हो जाएगी। ऐसा उन्होंने जो भूल की, उस भूल का परिणाम आज ही दिखाई दे गया। क्या हुआ कि जैसे ही पाकिस्तान सरकार ने आतंकवादियों के सामने सरेंडर किया और आतंकी को छोड़ने के लिए उन्होंने ऑर्डर किया और तहरीक लबाइक पाकिस्तान के सामने उन्होंने सरेंडर किया, वैसे ही दूसरे ग्रुप तालिबान पाकिस्तान एक्टिव हो गया। और तालिबान पाकिस्तान एक्टिव होना स्वाभाविक है, क्योंकि अफगानिस्तान में से यूएस आर्मी जा रही है धीरे धीरे। अब पाकिस्तान को लगा था कि हमारी तो 10 की 10 घी में है, वो लगना स्वाभाविक भी है, क्योंकि रशिया जो कि अफगानिस्तान में जिसका एक स्टेक है, चाइना जिसका अफगानिस्तान में एक स्टेक है, क्योंकि जो सीपीसी बन रहा है या वन रोड इनिशिएटिव चाइना ने बनाकर रखा है, वो अफगानिस्तान उसको बहुत प्रभावित करता है। और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने भी पाकिस्तान में कदम रखा और पाकिस्तान के साथ उन्होंने कहा कि हम आपको हथियार भी देंगे। हालांकि हमारे यहाँ के लोगों ने उसका गलत मतलब निकालते हुए कहा कि भारत के साथ रशिया के संबंध खराब हो चुके हैं और भारत के साथ रशिया के संबंध खराब होने का परिणाम यह है कि पाकिस्तान रशिया के खेमे में या रशिया पाकिस्तान के खेमे में जा रहा है।
यानी कि कभी पाकिस्तान जो अमेरिका के खेमे में हुआ करता था वो रशिया के पास चला जाएगा, और कभी हिंदुस्तान जिसकी रशिया के साथ हमेशा दोस्ती रही वो अब अमेरिका के खेमे में चला जाएगा। ऐसा लोगों ने वो अल्टरेशन करने का, दुनिया भर का भारत में तड़क तिकड़म लगाना और उस पर बातें करना शुरू कर दिया था। लेकिन क्वेटा, क्वेटा आप सब जानते हैं कि सियालकोट या सियालकोट जिसको कहा जाता था, क्वेटा में बड़े धमाके हुए। खास बात यह है कि क्वेटा में जो धमाका हुआ जिस होटल में, उस होटल की बात जो पाकिस्तान नहीं बता रहा है वो ध्यान देने की आवश्यकता है। उस होटल में उस रोज चीन के एम्बेसडर रुके हुए थे। यानी कि अभी जिस समय वहां बॉम्ब फूड़ा, उस होटल में बॉम्ब फूड़ा जिसमें 7 से ज्यादा लोग मारे गए, 20 लोग जख्मी हुए हैं, और अभी पाकिस्तान ये संख्या छुपा रहा है। अंदाजा ये है कि 50 से ज्यादा लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ा है और 20 लोग मारे गए। उस होटल में चीन के एम्बेसडर बैठे हुए थे, और वहां के इंटीरियर मिनिस्टर का जैसे रोज बयान आता है, वो तो डेली बेसिस पर बयान देते हैं, और कभी कभी तो घंटे के हिसाब से, पहरों के हिसाब से बयान दे देते हैं। एक पहर में कुछ दिया, दूसरे पहर में कुछ दिया। मैं बात कर रहा हूं शेख रशीद की। शेख ही बनना उनका काम है, शेख रशीद अहमद, क्योंकि सेना के वो पक्के वाले गुलाम हैं। तो शेख रशीद अहमद ने ये कहने में बिल्कुल देर नहीं लगाई कि ये जो क्वेटा में आतंकी हमला हुआ है जिसमें पाकिस्तान के बहुत सारे लोग मारे गए, चाइना के एम्बेसडर बच गए, उसमें भारत का हाथ है, और ये सब कुछ हमारा दुश्मन मुल्क भारत करवा रहा है। जैसे ही शेख रशीद ने ऐसा स्टेटमेंट दिया, उसके तुरंत थोड़ी देर बाद, क्योंकि ये जो जिहादी ग्रुप है ना, इसको ये कहने में कोई परहेज नहीं होता, क्योंकि वो तो इसलिए कहता ही है कि खौफ और दहशत का माहौल पैदा कर सके। इसलिए उसने तुरंत एक स्टेटमेंट दिया, तालिबान पाकिस्तान ने, कि ये धमाके हमने किए हैं, इसकी जिम्मेवारी हम लेते हैं, और ये धमाके इसलिए किए गए हैं क्योंकि अफगानिस्तान के पीस प्रोसेस में पाकिस्तान इंटरवेंशन ना करे, पाकिस्तान उसमें टांग ना अड़ाए, पाकिस्तान अपनी बुद्धि ना लगाए। आपको मालूम ही है कि अफगानिस्तान लगातार, अब्दुल गनी जो वहां के सर्वकार हैं, वो लगातार ये स्टेटमेंट देते ही रहते हैं कि अफगानिस्तान में अगर सबसे ज्यादा कोई डिस्टर्बेंस करने वाला मुल्क है संसार का तो वो पाकिस्तान है। और ये जो तालिबान है जिसकी वजह से अफगानिस्तान का पूरा सिस्टम चरमरा गया था, वो तालिबान पाकिस्तान से गवर्न होता है, और उसके सीधे लिंक पाकिस्तान से है। टेक्नोलॉजी पाकिस्तान देता है, हथियार पाकिस्तान देता है, और ये संभव है कि बुद्धि भी पाकिस्तान देता हो, जो अफगानिस्तान को डिस्टर्ब करता है। एक तो अफगानिस्तान की सरकार ऐसा कहती है, दूसरा तालिबान भी ऐसा कहता है कि पाकिस्तान डिस्टर्ब करता है बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि तालिबान के विरुद्ध जब अमेरिका ने 2001 किया, आपको याद होगा कि जो 9/11 हुआ था, 9/11 के बाद पाकिस्तान अमेरिका के खेमे में चला गया था अफगानिस्तान में हमला करने के मामले में। तो जैसे ही अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया था, वैसे ही तालिबान पाकिस्तान के विरुद्ध चले गए थे। अब अमेरिका और तालिबान का तो समझौता हो गया, लेकिन पाकिस्तान का तो समझौता नहीं हुआ। तो पाकिस्तान ना तो वहां की अफगानिस्तान की सरकार और ना ही तालिबान पाकिस्तान को बहुत पसंद करते हैं, और ऊपर से अब पाकिस्तान के संबंध चीन से हैं, और चीन उइगर्स के लिए क्या कर रहा है ये सबको मालूम है, ये जग जाहिर है। और चीन की बुरी नजर अफगानिस्तान पर भी है, चीन की बुरी नजर बलूचिस्तान पर भी है, चीन की बुरी नजर भारत के गिलगिट बाल्टिस्तान पर भी है। और शिनजियांग जिसको वो कहते हैं, पहले जिसका नाम ईस्ट टर्की हुआ करता था या तुर्किस्तान हुआ करता था, उस पर चीन ने हम कब्जा कर ही लिया है। वो एक इस्लामिक मुल्क पूरा का पूरा खा गया है। तो चीन की सीपीईसी के खिलाफ जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में माहौल है, वो मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कभी रहा होगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान में बिल्कुल प्योर एक माहौल है कि चीन को बर्दाश्त नहीं करना। चीनी सेना जब वहां खड़ी होती है, पाकिस्तानी सेना खड़ी होती है, तब वहां पर सीपीसी पर काम हो पाता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की आम जनता बड़े अच्छे से जानती है कि चीन पाकिस्तान को खा जाएगा।
और चीन ने जिस प्रकार से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया, और चीन ने पाकिस्तान की आर्मी में जिस प्रकार से हथियार सप्लाई किए, और चीन का प्रभाव जिस प्रकार से पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है, और चीन लगातार कोई न कोई पोर्ट खरीद रहा है, तो कोई रोड खरीद रहा है, तो कोई कुछ खरीदता है, तो पाकिस्तान को यह बात अच्छे से समझ में आ रही है कि चीन हमारे यहाँ इंटरवेंशन कर रहा है। अफगानिस्तान को भी यह बात बड़े अच्छे से समझ में आ रही है कि चीन कभी पाकिस्तान को खा सकता है। इसलिए चीन को वहां से भगाना, या चीन वहां से बिल्कुल साफ हो जाए, ये तालिबान बिल्कुल 100% करने की कोशिश करेगा। इसलिए चीन के एम्बेसडर जहां पर रुके हुए थे, वहां पर तालिबान पाकिस्तान ने हमला कर दिया। तो शेख रशीद की बात तो वैसे ही पीछे छूट गई, क्योंकि शेख रशीद को तो आपने सुना होगा, वो कहते थे छोटे छोटे बॉम्ब भी हमारे पास हैं, और पौना पौना किलो के बॉम्ब, 250-250 ग्राम के, पाव पाव भर के बॉम्ब हमारे पास है, वो हम फेंक कर मार देंगे बहुत सारे हिंदुस्तान के ऊपर। हालांकि सारी हेकड़ी उनकी निकल गई, और भारत ने जिस प्रकार से बालाकोट किया, भारत ने जिस प्रकार से वहां पर अपना जो हित है, इंडिया फर्स्ट की जो पॉलिसी है, इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी के तहत जिस प्रकार से पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, डबल स्ट्राइक, ये सब कुछ किया। शेख रशीद को तो वैसे ही पता नहीं उनके पौना पौना ग्राम के बम कहां चले गए, ये पता नहीं था, लेकिन उनके ये पाव पाव भर के बम फूट रहे हैं पाकिस्तान में। और ये हकीकत में पाकिस्तान कहां पर फूटा है? क्वेटा जिसको कह रहे हैं, वो एक्चुअली अफगानिस्तान बॉर्डर पर, बलूचिस्तान का कैपिटल सिटी है। अफगानिस्तान बॉर्डर पर, अफगानिस्तान में जब कंधार के लिए जाते हैं, तो जिसको आप कंधार भी कहते हैं, कंधार के लिए जाते हैं, जो गांधार हुआ करता था कभी महाभारत काल में, वो रास्ता वहां से होकर जाता है और मेन ट्रेड का रूट है। ये जो क्वेटा है, ये ब्रिटिश बलूचिस्तान का हिस्सा है। ये एक्चुअली बलूचिस्तान जिसको वो कहते हैं, वो बलूचिस्तान नहीं है, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा कलात का है, जो अफगानियों का है, पठानों का है। और ये जिसकी बात कर रहे हैं, जो बलूचिस्तान जिसमें ये क्वेटा है, ये क्वेटा वाला जो क्षेत्र है, ये एक्चुअली ब्रिटिश बलूचिस्तान है। ब्रिटिश बलूचिस्तान मतलब ब्रिटिश इंडिया का पार्ट हुआ करता था, और बंटवारे में ये उनके पास गया। 1935 में एक बड़ा भूकंप वहां पर आया था, और 1935 की तहस नहस के बाद वहां मल्टी स्टोरीज खड़ी करने अंग्रेजों ने शुरू कर दी थी। अब अफगानिस्तान का जो कनेक्शन है, वो सबसे ज्यादा बलूचिस्तान से है, और बलूचिस्तान में 60% जो जगह है वो कलात की है, या और जो अफगानिस्तान के हिस्से कभी हुआ करते थे उनकी है, पाकिस्तान के कब्जे में है। तो अब जिस समय तालिबान वहां पर सत्ता में पुनः वापस आ रहा है, या तालिबान के साथ पीस प्रोसेस शुरू कर चुके हैं ट्रंप, और अब अमेरिका वहां से विड्रॉ कर रहा है, और जो अमेरिकन पार्लियामेंट में जो रिपोर्ट गई है उसके अनुसार तालिबान चुप नहीं बैठने वाला, अफगानिस्तान को डिस्टर्ब करने वाला ही है। और तालिबान के पीछे पाकिस्तान का नाम माना जाता है, और अफगानिस्तान में तालिबान यह मानकर चलता है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा जो अफगानिस्तान का होना चाहिए वो कब्जा करके रखा है। ये जो बहुत सारी इस्लामिक गुत्थियां और बहुत सारे ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो अफगानिस्तान के हों, चाहे वो पाकिस्तान के हों, चाहे ईरान के हों, आपको पता है आज ही के दिन, मतलब कुछ घंटे पहले ही ईरान से एक रास्ता बोलन पास खोला था। अफगानिस्तान, वो पाकिस्तान और ईरान के बीच में ट्रेड शुरू करने के लिए बोलन पास खोला था, और बोलन पास खोलने के कुछ ही समय बाद, एक आध घंटा ही लगा, और क्वेटा में एक बम फूट गया जिसमें चीनी एम्बेसडर बैठे हुए थे। ये कैसा है? अभी जो टीएलपी की हम लोग बात कर रहे थे, तहरीक लबैक पाकिस्तान की बात कर रहे थे, वो अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी अपने इश्यूज हैं। वो सत्ता में आना चाहता है, लेकिन वो टेररिज्म के दम पर सत्ता में आना चाहता है। और टेररिज्म कैसा, जिसको ट्रंप कहते थे कि ये इस्लामिक टेररिज्म है, यानी कि संप्रदाय के नाम से अति करना और उस अतिवादी होने की वजह से आतंक फैलाना, जिसको बाद में हम टेररिस्ट कहते हैं। वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो सत्ता में कब्जा करना चाहती है, जो कभी तहरीक इंसाफ पाकिस्तान यानी कि इमरान खान की सहायक हुआ करती थी। उसने तो हालांकि अपना आंदोलन विड्रॉ टाइप का कर लिया तब तक के लिए, जब तक
पार्लियामेंट डिसीजन नहीं लेती और पार्लियामेंट अगर फ्रांस को के ऊपर बैन लगा देती है और फ्रांस को सत्ता से बाहर रखती है, फ्रांस के साथ संबंध सारे तोड़ लेती है, तो वो शांत बैठेंगे। अगर पार्लियामेंट भी फ्रांस के साथ संबंध तोड़ने से मना कर देती है तो तहरीक लबैक पाकिस्तान फिर बढ़ने वाला है। उधर पाकिस्तान तालिबान, उसको पाकिस्तान रास नहीं आ रहा, उसको चीन की दोस्ती रास नहीं आ रही और रशिया की दोस्ती रास नहीं आ रही। मैं आपको बता दूं कि रशिया, जिसने लंबे समय तक अफगानिस्तान पर कब्जा रखा और अंग्रेजों का और रशिया का मेन इशू जो कॉन्फ्लिक्ट था जम्मू कश्मीर को लेकर, वो यही था कि 1935 में अंग्रेजों ने गिलगिट बाल्टिस्तान लीज पर लिया था महाराजा जम्मू कश्मीर से। क्यों? क्योंकि रशिया अफगानिस्तान तक बैठा हुआ था और रशिया भारत की तरफ गलत नजर से देख रहा था। भारत की कुछ रियासतों से, जो जम्मू कश्मीर के कुछ छोटे कबीले एरिए थे, जैसे हुंजा है, नागर है, यहां से अफगानिस्तान के थ्रू रशिया वसूली भी कर लेता था। अच्छा ये हुआ कि रशिया के एक्सटर्नल मिनिस्टर पाकिस्तान चले गए और रशिया के एक्सटर्नल मिनिस्टर जब पाकिस्तान गए तो भारत में तो इस बात की हाय तौबा लोगों ने मचाई। लेकिन आप सोचकर देखो कि अफगानिस्तान में क्या बीती होगी कि रशिया अगर पाकिस्तान के साथ मिल गया, एक तो चीन, रशिया और पाकिस्तान, ये तीनों अगर मिल गए और मिल रहे ही हैं, तो फिर अफगानिस्तान का क्या होने वाला है। इसलिए अफगानिस्तान के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशनों के या अफगानिस्तान की चिंता करने वाले जो समूह हैं, उन समूहों का पाकिस्तान के विरुद्ध गुस्सा फूटना स्वाभाविक है। और जब तक पाकिस्तान रशिया या चीन से दोस्ती रखकर एंट्री नहीं मरवाएगा अफगानिस्तान में, तब तक ना तो रशिया अफगानिस्तान में घुस सकता है इस समय और ना ही चाइना अफगानिस्तान में घुस सकता है। तो जो पाकिस्तान को लग रहा था कि मेरी 10 की 10 घी में चली गई हैं, वो एकदम सिनेरियो बदल गया है और अब पाकिस्तान के लिए अमेरिका का वापस जाना अफगानिस्तान से और तालिबानियों के लिए एक नया संकट अगर कोई खड़ा कर सकता है तो पाकिस्तान कर सकता है। तो पाकिस्तान की 10 की 10 घी में है, लेकिन वो खून उसमें मिल गया है। अब पाकिस्तान चूंकि जिहादी ऑर्गेनाइजेशनों का अड्डा बना हुआ है, संसार भर के जो जिहादी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान में एक्टिव हैं। तो आप एक ग्रुप को रोकेंगे, जैसे आपने तहरीक लबैक पाकिस्तान को रोक लिया, अभी जैश ए मोहम्मद का क्या करेंगे वहां पर, लश्कर तैयबा का क्या करेंगे वहां पर। और लश्कर तैयबा या जैश ए मोहम्मद के नाम से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन वहां पर काम करते हैं, उनका क्या करेंगे। अफगानिस्तान के जो संपर्क है, अफगानिस्तान में जब आतंक फैल रहा था तो इमरान खान ने स्वयं स्टेटमेंट दिया कि अमेरिका के फेवर में हमने आतंकी तैयार किए थे, उनको ट्रेनिंगें दी थी और उन आतंकियों की ट्रेनिंग की वजह से अफगानिस्तान में अमेरिका ने डिस्टर्बेंस किया था रशिया के खिलाफ, क्योंकि रशिया वहां पर बैठा हुआ था। रशिया को बाहर करने में अमेरिका का बड़ा भारी योगदान था और उस योगदान में तैयारी पूरी पाकिस्तान ने करी थी, ट्रेनिंग पाकिस्तान ने दी थी। तो आपने जो ट्रेनिंगें दे के रखी हैं और आपने जो इस्लामिक चरमपंथ बना रखा है, आपने लोगों के दिमागों में जो भारत के लिए बीज बोया था, वो शायद आपके लिए ही बड़ा खतरनाक होता जा रहा है। और अब जो सिचुएशन पाकिस्तान की बन रही है, खासतौर से अमेरिका के अफगानिस्तान से जाने के बाद, वो सिचुएशन पाकिस्तान के लिए बहुत घातक, बहुत कम घातक नहीं, बहुत घातक होती जा रही। एक ग्रुप बैठता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। पाकिस्तान कौन से करवट बैठे और पाकिस्तान क्या समझौता करे, किसके साथ समझौता करे, पाकिस्तान तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ समझौता करे या फिर तालिबान पाकिस्तान के साथ, जैश ए मोहम्मद के साथ या लश्कर तैयबा के साथ और बहुत सारे इंटरनल ग्रुप्स आईएसआई जैसे वहां पर बैठे हुए हैं, किसके साथ, एक के साथ बैठता है तो दूसरे के साथ विरोध है, दूसरे के साथ बैठता है तो तीसरे के साथ विरोध है। क्योंकि इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस की सबसे खास बात यह है कि वो अपने एजेंडे को लेकर चलते हैं और संसार के बाकी इस्लामिक एजेंडों को वो पाप मानकर उनकी हत्याएं करते हैं, क्योंकि एक विचारधारा नहीं है। बहुत सारे आउटफिट्स वहां पर बने हुए हैं। इसलिए अब पाकिस्तान एक नए संकट में फंस चुका है। उसका आगाज पाकिस्तान तालिबान ने आज कोयटा में एक बम धमाके में, जिसमें चाइनीज एम्बेसडर्स बच गए, उसमें करके दिखा दिया है। थैंक यू वेरी मच।